मतलब समझो राइट्स होता क्या है। देखो, जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि जेल में भेज दिए, किसी व्यक्ति को हम जेल में भेज दिए। जेल में भेजने का मतलब क्या हुआ कि पनिशमेंट क्यों कहते हैं कि वो पनिशमेंट हो गया, क्योंकि जेल में उसको रहने के लिए जगह मिल ही रहा है, खाने के लिए खाना मिल ही रहा है, ठीक है, लोग भी वहाँ पर हैं ही। ऐसा तो नहीं कि उसको साला अकेला काल कोठरी में जंगल में भेज दिया, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, वहाँ आदमी भी है ही, बीमार पड़ेगा तो इलाज कराया जाएगा, ठीक है। तो जो एसेंशियल फैसिलिटीज है वो तो वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि जेल में जब किसी को भेज दिया गया तो उसको पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट किस बात का? पनिशमेंट इस बात का उसको मिलता है कि उसके राइट्स को ले लिया गया, उसके राइट्स को छीन लिया गया। बात समझा? उसके राइट्स को छीन लिया गया। तो बिना राइट्स के तुम्हारा जिंदगी जो है वो नर्क के समान है। बेसिक फंडा यही है। राइट्स जो तुमको महसूस नहीं होता है, तुमको महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता है? क्योंकि तुमको मिला हुआ है, तुम बचपन से उपयोग कर रहे हो, तुमको लगता है कुछ नहीं है। तुम अपने घर से यहाँ तक आ गए अपने मर्जी से। तुम मान लीजिए तुम यहाँ से गाड़ी उठाया चल दिया कहीं, तुमको बिहार से यूपी जाना है, तुम आराम से गाड़ी लिया चल दिया, तुम कहीं पर, कोई तुमको नहीं रोक रहा है। ये तुम्हारा राइट्स है। अगर इसको कर्टेल करते चले जाओ, मान लो कि तुम बिहार से यूपी क्रॉस कर रहे हो या बिहार से तुम झारखंड क्रॉस कर रहे हो और तुमको रोक दिया गया बॉर्डर पर, नहीं जाने देंगे। आप कहाँ के हैं? तो बिहार के हैं, आपको यूपी में नहीं घुसने देंगे। तो राइट्स जो होता है वो दिखता नहीं है, तुमको लगता है कि वो तो मेरा उपभोग, हम तो उसमें लगातार उपभोग कर रही है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब तक राइट्स नहीं होगा तो इंसान का अपना जो एग्जिस्टेंस है वो महसूस नहीं होगा। तो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो राइट्स के विषय में सबसे पहला राइट जो दिया था वो था 1215 में राजा जो दिए थे किंग इंग्लैंड के किंग, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में क्या था? कुछ राइट्स दिए गए थे। यहाँ पर समझना, मैग्ना कार्टा हम क्यों कर, पहली बार ऐसा हुआ था कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, ठीक है। और वो जो अधिकार थे तुम वहां पे पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा वो अधिकार लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब क्या था कि ऐसा नहीं कि तुमको जो मन में आए तो कर सकते हो। मैग्ना कार्टा सर्टेन एक पत्र था जिस पत्र में लिखा हुआ था कि ये काम तुम कर सकते हो, ये काम तुम कर सकते हो। तो पहली बार रिटेन फॉर्म में आया कि हाँ तुम्हारे पास क्या क्या राइट है, ठीक है। एक वर्ड तुमको मिलेगा यहां पर, क्वालिफाइड राइट, ठीक है। क्वालिफाइड राइट क्या होता है? क्वालिफाइड राइट मतलब हुआ कि राइट हम दे रहे हैं लेकिन सर्टेन कंडीशन लगा के दे रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि ये वाला क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास होगा तब तुम्हारे पास ये वाला राइट होगा। जैसे तुम अगर ग्रेजुएट हो तो तुमको हम कुर्सी पर बैठने देंगे, और तुम अगर अनपढ़ हो तो तुमको नीचे बैठाएंगे, ठीक है। तुम पुरुष हो तो तुमको ये वाला काम करने देंगे, तुम महिला हो तो तुमको ये वाला काम करने हम नहीं देंगे। सर्टेन एक ग्राउंड पर हमने राइट्स को बांटा, ठीक है। कि ये वाला ग्राउंड तुम फुलफिल करते हो तो तुमको ये वाला राइट मिलेगा, ये वाला ग्राउंड तुम फुलफिल नहीं करोगे तो ये वाला राइट नहीं मिलेगा। दैट इज क्वालिफाइड राइट। तो ये राइट्स तो दिया लेकिन कुछ कंडीशन लगा कर दिया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड ऐसा हुआ। उसके बाद तो सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहो पूरे वर्ल्ड का, तो इससे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है। तो जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखाता है तो अमेरिका से पावरफुल कोई देश था नहीं, अमेरिका उसमें बहुत तेजी से बढ़ भी रहा था। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार राइट्स को इंक्लूड किया गया। और तुम नोटिस करोगे तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज रिटेन एज बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या? बिल याद करो, हम लोग जब पढ़ते थे बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है जो प्रस्ताव रखाता है पार्लियामेंट में फिर उसका बहस होती है, फिर वो पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, दैट इज अ प्रपोजल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ऑलरेडी रिटेन था, लिखा हुआ था, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट करके बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया गया। तो पहला बार राइट, फंडामेंटल राइट कहां आया? तो आया था अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, उसको हम लोग इंक्लूड किए अमेंडमेंट करके। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते भी इस बात को, हमेशा बोलते हैं ना इस बात को कि अमेरिका का संविधान को अमेंड करना बहुत टफ है। ये अमेंडमेंट करके लाया गया, ठीक है। तो पहली बार दुनिया के संविधान में फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि राइट मिलेगा अमेरिका का।
ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हुआ कि राइट्स मिलेगा, नागरिकों को राइट्स मिलेगा, नागरिक को ये अधिकार होगा, नागरिक बोल सकते, नागरिक खा सकते, नागरिक जा सकते, नागरिक सांस ले सकते। ये पहली बार रिटेन फॉर्म में मिला कि हाँ ये राइट है एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दीज राइट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहा। अब हम समझेंगे इसमें कि अगर हम बात करें कि फंडामेंटल राइट जो है वो होता क्या है। फंडामेंटल राइट अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, किसको कहते हैं फंडामेंटल राइट? देखो सिंपल समझ लो, राइट्स विच आर एसेंशियल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एक ह्यूमन को एग्जिस्ट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, एक अच्छा खाना, एक अच्छा रहने का जगह, घूमना फिरना, बोलना, यही सब ना चीज चाहिए तुमको। तो जो बेटर फैसिलिटी जो तुम्हारे पास है, जो एक इंसान को इंसान होने के लिए चाहिए, दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बहुत अच्छे से लिखा और समझाया कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो पहला पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो वो लिख सकते हैं कि एसेंशियल होगा, ये एसेंशियल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, दूसरा बात ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसमें तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। उसके बाद लिखता है कि रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं वही फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी हो सकता है आपके पास बहुत सारे राइट हो, ठीक है, लेकिन उसको हम फंडामेंटल राइट नहीं कहेंगे। वो राइट है आपका, लीगल राइट होगा, स्टैट्यूटरी राइट होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो नॉर्मल नेचुरल राइट्स होते हैं वो सब होंगे आपके पास। अब थोड़ी लिखा हुआ है कि आप लैट्रिन जा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ राइट्स आपके ऐसे भी होंगे आपके पास। लेकिन जो हम यहां जिसकी बात कर रहे हैं वो राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट लिखिए एसेंशियल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं रिटेन इन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पॉइंट समझ लो खाली, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। अब तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस हो गया, ये हो गया। अब बोलता है कि ये राइट गारंटेड होंगे, ये राइट गारंटेड होंगे। तो ये गारंटेड राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा यहां पर कि गारंटेड राइट बोलने का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, फिर क्वेश्चन उठता है यहां पर, जब हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो कौन सा ह्यूमन? भारत का संविधान है, कौन सा ह्यूमन? ह्यूमन तो पूरा दुनिया में ह्यूमन है, तो कौन ह्यूमन है तुम्हारा? तो ह्यूमन को डिफाइन करता है इंडिविजुअल ऑब्लिक सिटीजन ऑब्लिक स्टेट, स्टेट मतलब देश। तो जो इंडिविजुअल इंसान होंगे उसको भी कुछ राइट मिलेगा, ठीक है, जो भारत के नागरिक होंगे उसको भी राइट मिलेगा। और स्टेट मतलब हुआ जो भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फलना, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिएगा, सबको मिल रहा है। यहां पर देखो, इस जब मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो वहां पर बोलते हैं क्वालिफाइड राइट का, वहां पे सर्टेन कंडीशन ग्राउंड डाल दिया, ये वाला ग्राउंड होगा तभी तुम्हारे पास ये वाला राइट होगा। ये बोला ना, सबको मिल रहा है, हम देंगे, हम राइट दे रहे हैं, हम सबको राइट देंगे, ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, हम कोई ग्राउंड नहीं बांटेंगे। ठीक है, हम ग्राउंड बोल सकते हैं कि मेरे पास इंडिविजुअल और सिटीजन में डिफरेंस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ राइट्स ऐसे भी हो जो केवल सिटीजन्स के लिए हो, और कुछ राइट ऐसे भी हो जो सिटीजन और फॉरेनर्स उसके लिए भी हो। ठीक है, तो यहां पर गारंटेड बोला। अब पांचवा बोलता है राइट्स जो मिलेगा एगेंस्ट द स्टेट मिलेगा। राइट्स जो होगा वो एगेंस्ट द स्टेट होगा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, स्टेट के विरुद्ध? तो स्टेट के विरुद्ध इसलिए बोला कि स्टेट खुद भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि वो सिटीजन के राइट्स को छीन ले। ठीक है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कल को ऐसा कुछ ना कर दे कि राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था उसको भी वो छीन ले, ऐसा वो कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर इतना, अब इस चीज को समझो एक करके, एसेंशियल समझ में आई क्या होगा? रिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है, कहां पर लिख रहा है? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35 में जो लिख रहा है, दैट आर द फंडामेंटल राइट। इसके अलावा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में जितना राइट लिखा हुआ है, दीज राइट्स आर कॉल्ड ओनली फंडामेंटल राइट, दीज ओनली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आरटीआई फंडामेंटल राइट है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहां पर नहीं लिखा हुआ है, वो राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट में एक्ट बना के पारित किया, लोगों को मिला, उसके बावजूद ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ नहीं है।
ठीक है, सपोर्ट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, भाव वही होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को डिफाइन करने के हम बार बार बोल रहे हो कि रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है। कहां पर? वही पार्ट 3 भाग 3 में 2 पारा से 35 के बीच में, इतने में होना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर होता है तो हमको मतलब उससे नहीं है। तीसरा बोला गारंटेड राइट। गारंटेड, गारंटी का मतलब क्या हुआ भाई? हम एक मान लो सामान खरीद, बाहर से टीवी खरीद के लाते हैं, अब कंपनी वाला बोलता है कि हम गारंटी देते हैं आपको 3 साल का। ठीक है, कंपनी बोलती है हम 3 साल की गारंटी देते हैं। अब टीवी ले जाइए, अगर टीवी खराब हो जाता है तो हम आपका टीवी बदल देंगे। तो हु इज द गारंटर इन दीज केस? फंडामेंटल राइट के केस में गारंटर कौन है? कौन गारंटी दे रहा है भाई? कौन गारंटी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलने में थोड़ी आ रहा है। कौन गारंटी देगा? गारंटर। हु इज गारंटर? गारंटर आर कोर्ट। कहां गया वो? तो 12 और 13 बताता है डिफिनेशन किसका? ये बताएगा स्टेट का डिफिनेशन, ये बताएगा लॉ का डिफिनेशन। ठीक है, और 33, 34, 35 जो है ये बताएगा एक्सेप्शन को, कि कहां कहां फंडामेंटल राइट शिथिल पड़ेगा। ठीक है, ये बताएगा तुम्हारे एक्सेप्शन को। तो यहां तक हम लोग जान लेंगे पहले। तो पहले दिमाग में क्लासिफिकेशन याद रखोगे कि कहां से कहां तक कौन कौन सा राइट है, ये याद रखना है। डिफिनेशन ऑफ स्टेट, क्वेश्चन था ना वहां पर, अगेंस्ट द स्टेट, तो हु इज स्टेट? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उठा हु इज स्टेट, किसको हम स्टेट कहेंगे? ठीक है, तो स्टेट किसको कहेंगे? ये बहुत सिंपल बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट आर कॉल्ड स्टेट, दैट आर कॉल्ड स्टेट। फिर क्वेश्चन इसी में आया गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो राज्य होंगे हमारे, और लेजिस्लेचर जो होंगे राज्य के, विधानसभा, विधान परिषद, जो भी है, जो सरकारें, बिहार सरकार होगी, यूपी सरकार होगी, वगैरह वगैरह वो। उसके बाद लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, ऑफिसेज गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, सब जितने ऑफिसेज हैं सब। और लास्ट में लिख दिया अदर देन ऑथोरिटी। ठीक है, चाहे वो भारत में विद इन कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। ठीक है, ये सभी चीजें कहलाएंगी स्टेट। ठीक, ये जितनी चीजें हैं सब स्टेट कहलाएंगी। ठीक है, कोई ऑफिस है, कोई ये है, कोई वो है, कोई इवन इसमें तुम्हारा प्राइवेट बॉडी भी होगा तो भी वो स्टेट कहलाएगा। ठीक है, प्राइवेट बॉडी होगा तो भी स्टेट कहलाएगा, बशर्ते गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल हो, या गवर्नमेंट के साथ वो गवर्नमेंट के किसी विंग के रूप में काम कर रहा हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझे, जैसे तुम्हारा साई कम्युनिकेशन, वो प्राइवेट बॉडी, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो तुम्हारे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता, वो भी स्टेट कहलाएगा वहां पर। क्लियर है? स्टेट को समझा दिया कि 12 नंबर बता दिया कि स्टेट क्या क्या है। आर्टिकल 13 डिफाइन कर रहा है, बहुत बढ़िया चीज लगता है। 13 जो सिंपल सा लगता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को कम करने की या खत्म करने की कोशिश करता है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो लॉ क्या है भाई? लॉ को समझाया, पहले लॉ को समझाया कैसे करके, देखो लॉ समझो ऐसे करके। लॉ बोलता है कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट से पारित हो या स्टेट लेजिस्लेचर से पारित हो, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, कहीं से भी पारित हो, सब एक्ट कहलाएगा। ठीक, पहला। ठीक है, ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, वो, या किसी जो तुमको हम बताए ऑफिस ऑर्डर या सर्कुलर्स। ठीक है, किसी प्रकार का कोई पत्र चिट्ठी जो सरकार स्टेट निकाल रहा है, स्टेट मतलब समझ आ रहा है ना, स्टेट का मतलब वही समझ रहा है, तो स्टेट से जो भी पत्र निकल रहा है वो सभी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर, ठीक है, वो सब लॉ कहलाएगा, वो सब
लॉ कहलाएगा। और अगर ये लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करने की कोशिश करता है या खत्म करने की कोशिश करता है, इन दैट केस वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। वो लॉ अपने आप में खत्म हो जाएगा, उस लॉ को नहीं माना जाएगा। ठीक है, कौन इस चीज को देख रहा है? कोर्ट। इसी को कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। कभी पूछ देगा एग्जाम में क्वेश्चन कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ लिखा हुआ है मेरे यहाँ संविधान में, जुडिशियल रिव्यू कहाँ लिखा हुआ है? तो तुम्हारा आर्टिकल 13 ही बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा लॉ पारित होता है, आता है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन होता है कौन होगा जो नल एंड वॉइड घोषित करेगा? तो वो घोषित करेगा सुप्रीम कोर्ट या घोषित करेगा हाई कोर्ट। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि किसके पास अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का, सुप्रीम कोर्ट के पास कि हाई कोर्ट के पास? दोनों के पास अधिकार है। ठीक है, कुछ मामलों में हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट तो है ही 100%, लेकिन हाई कोर्ट के पास भी मामले में है। यानी कि तुम्हारा आर्टिकल नंबर 32 और 226 जो तुम्हारा निकलता है वो तुम्हारा, ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट के लिए आता है, ये तुम्हारा हाई कोर्ट के लिए आता है। तो आर्टिकल मेरे पास दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम कहां पे बताया गया है, बताया गया आर्टिकल 13 में बताया गया है, लॉ बताया गया है, कौन कौन सा लॉ होगा। जो मेन क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था कि क्या हम अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ है, अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के तहत हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन यही था, लड़ाई यही था कि अमेंडमेंट के तहत जो कानून बना वो वाला कानून और ये वाला कानून क्या सेम है? दैट इज द पॉइंट। लड़ाई जो था, चाहे वो संतरी प्रसाद के केस में होता है, गोलकनाथ के केस में होता है, केशव भारती के केस में होता है, केस का एक्चुअल वजह यही था कि यहां पे जो लॉ लिखा हुआ है और अमेंडमेंट से जो लॉ बन रहा है, क्या ये दोनों लॉ सेम है? समझ में आया? ये दोनों लॉ क्या सेम है? तो पहले केस में शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया कि ये लॉ अलग है, ये लॉ अलग है। ठीक है, जिस बेसिस पर बोला फंडामेंटल राइट को तुम अमेंड कर सकते हो। गोलकनाथ के केस में बोलता है कि नहीं, ये वाला लॉ में ही ये वाला लॉ शामिल है, इसीलिए तुम नहीं कर सकते हो। और फाइनल केशवानंद भारती वाले केस में बोला गया, फाइनली बोला गया कि अब ये दोनों लड़ाई को छोड़िए, हम बोलते हैं कि आप अमेंडमेंट करके कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते हैं। सो दे आर डिफाइनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर डिफाइनिंग दैट पॉइंट। अब बेसिक स्ट्रक्चर लाने के बाद बोला इसमें हमारा बहुत सारा पॉइंट है, आपको जो बदलना है बदलिए, अमेंडमेंट के तहत कुछ भी बदल सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, बशर्ते कि आपका संविधान ही ना बदल जाए, बशर्ते कि संविधान ही ना बदल जाए। ये आप नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट लाके बोल सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने का पावर किसी के पास नहीं है। ठीक है, क्लियर? 13 समझ में आया? 13 क्या बोलते हैं? गारंटर यहाँ पे बन रहा है मेरा, कौन? कोर्ट बन रहा है गारंटर। ठीक है, यानी राइट्स होंगे तो कोर्ट उसमें चिल्लाएगा, देखेगा ये ठीक है कि नहीं, ठोक बजाएगा, ये देखेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया राइट्स 13 और 12 और 13 तुमको समझ